लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। सभी को गुड इवनिंग भाई, ठीक, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लेट्स लर्न स्क्वाड, फटाफट से समझते हैं कुछ 15-20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसकी उम्मीद मुझे कम है कि पेपर में देना चाहिए, बट दे सकते हैं क्योंकि मोटिवेशन से ही संबंधित है। तो मोटिवेशन का मुश्किल क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो बहुत बार मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोस में, ड्राइव रिडक्शन होती है किसने, CH हल ने, क्लार्क हल ने दिया है किसको, ड्राइव रिडक्शन को, कि भूख लगी है वो आपको ड्राइव कर रही है, जो हंगर है वो आपको ड्राइव कर रही है, पानी मिला या खाना मिला, रिडक्शन हो गया ड्राइव का, ठीक। तो ये सिंपल बात है, ड्राइव रिडक्शन की CH हल ने दी है। मैस्लो ने अपनी नीड की हायरार्की दी है, आवश्यकताओं का अनुक्रम। एटकिंसन का आपका, एटकिंसन एंड शिफ्रिन अचीवमेंट मोटिवेशन है कि आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो होता है अचीवमेंट मोटिवेशन, जो मैक्लीलैंड एंड एटकिंसन ने दिया है, ठीक। रिचर्डसन का ऐसा हमारे सिलेबस में कुछ है नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। बेसल एज की बात करते हैं। बेसल एज क्या है, तो बेसल एज इज रिलेटेड विद योर इंटेलिजेंस, बुद्धि परीक्षणों से। बेसल एज क्या है, एक तरह की मेंटल लेवल है या मेंटल एज है, जिस लेवल पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में या आईक्यू टेस्ट में, ठीक है। तो एक तरह से मेंटल एज आप इसको मान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आईक्यू का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? आईक्यू का फॉर्मूला, आईक्यू बराबर MA अपॉन में CA इंटू 100, ठीक। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा कर देंगे 100 से, और ये आईक्यू जो टर्म है ये दिया था किसने, विलियम स्टर्न ने। जो पूरा फॉर्मूला है वो टर्मन ने, मेंटल एज दिया था बिने ने। ये बेसिक बातें जो याद रखेंगे। पहला बुद्धि परीक्षण 1904-5 में एल्फ्रेड बिने ने दिया, और उनके साथ जो उनके सहयोगी थे जिनको थियोडोर साइमन कहते हैं, उन्होंने दिया, ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following emotion is likely to be experienced by a student when an activity is valued by him but he is given very low control to execute it? Which of the following emotion is likely to be experienced by a student? कौन सा इमोशन एक बच्चा एक्सपीरियंस करेगा when an activity is valued by him, वो वैल्यू करता है किसी एक्टिविटी को, बट उसका कंट्रोल बहुत कम है उस पे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस स्थिति में बच्चे में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी। ये बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, आंसर सीटेट इधर उधर दे सकता है, बट मेरे अनुसार फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी ऐसी सिचुएशन में जब वो करना चाहता है बट नहीं कर पा रहा। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग होगा अपने आप में। एंग्जाइटी होती है जब लंबे समय तक कोई चीज चिंता बन जाए, और शेम किसी चीज को लेके आपको कोई शर्मिंदा महसूस करा रहा हो। एक छात्र द्वारा निम्नलिखित में से किस भावना का अनुभव होने की संभावना है जब उसके द्वारा किसी गतिविधि को महत्व दिया जाता है लेकिन उसे निष्पादित करने के लिए बहुत कम नियंत्रण दिया जाता है, मतलब उसके ऊपर उसके पास कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल नहीं है तो इसमें शेम कैसी फील होगी, इसमें तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन NEP 2020, NEP से एक क्वेश्चन आया था 360 डिग्री का, जो कई बार रिपीट हुआ है। मैं लास्ट में आज आपको कराऊंगी भी कि 360 डिग्री असेसमेंट है क्या NEP के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करती हूँ NEP 2020 की, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दिमाग कहाँ है पता नहीं मेरा। मोड ऑफ असेसमेंट शिफ्ट्स फ्रॉम डैश टू डैश, आकलन जो है वो किस तरफ शिफ्ट होता है। तो समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ, फॉर्मेटिव से समेटिव की तरफ, फ्लेक्सिबल से रिजिड। ऐसा क्यों करेंगे हम, फ्लेक्सिबल से रिजिड क्यों बनाएंगे जबकि हमें तो रिजिड से फ्लेक्सिबल बनाना है। यूनिफॉर्म से स्टैंडर्डाइज्ड, एक ही बात हो गई ये तो, है ना। यूनिफॉर्म होता है सबके लिए एक जैसा, स्टैंडर्डाइज्ड भी लगभग एक ही बात है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। फॉर्मेटिव से समेटिव नहीं बनाएंगे, समेटिव से फॉर्मेटिव बना सकते हैं क्योंकि रचनात्मक होता है फॉर्मेटिव। रचनात्मक में क्या है, सारी एक्टिविटीज, सारे एस्पेक्ट बच्चे के जानने को मिलेंगे, जबकि योगात्मक जो है वो फीडबैक के लिए ना होकर के रिजल्ट के लिए होता है, जजमेंट के लिए होता है, ऐसे जिसको बोलते हैं हाफ ईयरली एग्जाम और ये वो। तो समेटिव यानी योगात्मक जजमेंट के लिए, फॉर्मेटिव जो है वो फीडबैक के लिए ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा, इंप्रूवमेंट के लिए ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा, ठीक। तो समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ जाएंगे तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जानवी कैन अंडरस्टैंड हर फैमिली मेंबर्स एंड पेरेंट्स मूड्स फ्रॉम देयर फेशियल एक्सप्रेशंस इजीली, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डज शी हैव। मतलब क्या है, जानवी एक बच्ची है और जानवी जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स यानी उसके बहन भाई, उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स का जो मूड है, जो उनका स्वभाव है, जो इस टाइम पे मनोस्थिति है, मूड है उनका, वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ जाती है। यानी उसको दिख रहा है कि यार मम्मी का ना फेस बना हुआ है, मतलब मूड खराब है, गुस्से में है, दुख में है ना,
पापा ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो मूड समझ जाती है फेशियल एक्सप्रेशन देख करके, यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, लोगों को समझने की क्षमता। ठीक है, लोगों को समझने की क्षमता, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है ना? हमारे इधर करियर में एक हैं सर, वो बहुत सीनियर पोजीशन पे है, उनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मुझे लगता है कूट कूट के भरी है ना? वो सारे टीचर्स से उनका पूरा वो रहता है, मतलब वो ही मैनेज करते हैं सारा, तो उनको पता है किसको क्या चाहिए, और वो क्या है, उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। जो लोग दूसरे का स्वभाव, उसकी नीड, उसका मूड, उसके मोटिव, उसकी इंस्पिरेशन, ये सारी चीजें समझ पाए, मतलब लोगों को समझ पाए ज्यादा बेहतर तरीके से, उनमें इंटरपर्सनल। जो खुद को समझ पाए वो इंट्रा, सेल्फ होगा तो इंट्रा, याद रखना है, इंट्रा मतलब सेल्फ, और इंटर है तो 2 या 2 से अधिक, यानी पीपल या फिर अदर्स। ठीक है, अदर्स, पारस्परिक। इंट्रा मतलब स्वयं को समझना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स होगा, पढ़ो एक बार, आंसर करो। विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? शुड बी टॉट विद द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल? तो ऑडियो टेप, चार्ट, भाई जिसको देखने में दिक्कत हो रही है उसे चार्ट दिखाओगे, ये तो और उल्टी बात हो गई। ब्लैक बोर्ड, जिसको देखने में दिक्कत हो रही है उसे ब्लैक बोर्ड पे दिखाओगे। डायग्राम, मतलब देखने में ही तो दिक्कत है और आप उसी तरह से पढ़ाना चाह रहे हो, तो इसको मूर्खता कहेंगे। भाई बाकी के सेंसेस काम कर रहे हैं, यानी ऑडियो टेप से सुना दो, क्योंकि सुनने में दिक्कत नहीं है, देखने में दिक्कत है, तो या तो ऑडियो से या फिर टैक्टाइल मटेरियल में बहुत बार बता चुकी हूं, और ये लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। टैक्टाइल या ब्रेल लिपि, जिसमें कुछ 6 डॉट्स होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ब्रेल लिपि पे 6 डॉट्स पे बेस्ड होती है, ये ईवीएस में भी है आपकी। ठीक है, लुइस ब्रेल ने इसको दिया था। आगे बढ़े जी, देखो, इन अ सिचुएशन व्हेन आउटकम इज अनसर्टेन, यानी आउटकम का पता ही नहीं है, रिजल्ट क्या आएगा पता ही नहीं है, क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। बट फोकस इज ऑन फेलियर, फोकस किस पे, कि फेल हो जाऊंगा, हाय रे फेल हो जाऊंगा। ठीक, तो इस स्थिति में बच्चा क्या अनुभव करेगा, क्या एक्सपीरियंस कर सकता है? मैं पोल दे देती हूं, एक बार आप आंसर आराम से कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जवाब अपना डी कह रहे हैं 83%। इन अ सिचुएशन व्हेन आउटकम इज अनसर्टेन, पता ही नहीं है क्या होगा रिजल्ट का, बट फोकस इज ऑन फेलियर, पूरा ध्यान आपका किस पे, कि हाय रे फेल ना हो जाऊं, फेल हो गया तो क्या होगा, फलाना होगा। मतलब आपने चिंता के साथ साथ इतनी लंबी वो चिंता क्रिएट कर ली कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप एंजाइटी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बोर्डम तो हो ही नहीं सकता। शेम का आपको पता है क्या, शर्म किस बात की है, यहाँ पे पता ही नहीं है क्या होने वाला है। ठीक, एंगर एक बार को हो सकता है, बट ये लंबी प्रोसेस है, ये किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं हो रहा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे गुस्सा आ जाएगा। बात ये है कि जब आपको डर लग रहा है, आपके मन में ये चिंता बनी हुई है कि परिणाम तो पता नहीं क्या होगा, पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, लेकिन आपका ध्यान किस बात पे है, ध्यान आपका इस बात पे है कि कहीं फेल ना हो जाऊं। रिजल्ट तो किसी को नहीं पता, लेकिन आपका ध्यान अगर सिर्फ फेलियर पे होगा तो एंजाइटी क्रिएट होगी, मन में चिंता क्रिएट होगी, दुश्चिंता कहते हैं एंजाइटी को, ये थोड़े टाइम तक रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप देखिए, कुछ ऐसी सिचुएशन है सीटेट में। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा तो पेपर तो इजी आ रहा है ना, कितने ईयर पुराने करने सही रहेंगे, सिर्फ 3 से 4 पेपर कर लो इस टाइम पे। देखिए फटाफट से समझते हैं। वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, आप क्या पढ़ा रहे हैं कि अलग अलग जो ऑक्यूपेशन है व्यवसाय का, जब आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। बच्ची है मोनिका शोड फ्लैश कार्ड, नहीं बच्ची नहीं है, टीचर है मोनिका। फ्लैश कार्ड्स दिखाए इन्होंने, फ्लैश कार्ड्स होते हैं जिसपे अलग अलग पिक्चर्स वगैरह बनी हुई होती हैं। बोथ मैन एंड वुमेन, एक तरफ मैन का फ्लैश कार्ड है कि वो मान लीजिए शेफ हैं, और दूसरी तरफ फीमेल या वुमेन का स्कोर कार्ड है जिसमें वुमेन क्या है, पायलट हैं, ठीक, या टैक्सी ड्राइवर हैं, जो कि जनरली होती नहीं है या कम बनती है समाज में। तो नॉन ट्रेडिशनल रोल है ये, गैर पारंपरिक रोल है जो जनरली दिखाया नहीं जाता। नहीं तो बुक्स हमें क्या दिखाती आ रही हैं, मम्मी घर में काम कर रही होंगी किचन में, पापा टीवी देख रहे होंगे घर में, ऐसे ऐसे फोटोज दिखाए जाते थे बुक्स में। ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये वाली जो बात है, ये नॉन ट्रेडिशनल रोल में जब दिखाया गया तो इससे जेंडर स्टीरियोटाइप प्रमोट थोड़ी हुए, नहीं, ये तो चैलेंज हुए हैं, प्रमोट तो हुए ही नहीं। फिर है प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स फ्लेक्सिबिलिटी। यार ये इनकी बात मुझे समझ में नहीं आई कि लिंग रूढ़िवादिता, लचीलेपन को बढ़ावा देना, जमती नहीं है बात। फिर है मॉडलिंग जेंडर हायरार्की, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऊपर नीचे की बात नहीं हो रही, हायरार्की की बात नहीं हो रही। मोस्ट प्रोबेबल आंसर मेरे अनुसार जो होगा वो होगा मॉडलिंग जेंडर टाइपिंग,
या जेंडर रोल टाइपिंग कि जो समाज ने टाइप कर दिए हैं रोल, उनको मॉडल करना। मॉडल मतलब परिवर्तित करना। मॉडलिंग की प्रोसेस समझते हो ना, जो बेंड्यूरा ने दी है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, फिर मोटिवेशन। ठीक, कि मतलब आप वो रोल दिखा रहे हैं जिससे बच्चे के दिमाग में चीजें बदले, उसका ध्यान जाए, उसकी अटेंशन जाए, उसके दिमाग में वो रह जाए कि महिलाएं भी टैक्सी ड्राइवर बन सकती हैं, पायलट्स बन सकती हैं, एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं, और पापा या जो मेल हैं वो भी क्या, शेफ बन सकते हैं, वो कुछ और हाउस हेल्प बन सकते हैं, व्हाटएवर इट इज। ठीक, तो ये मॉडलिंग जेंडर टाइपिंग है, जो जेंडर रोल टाइपिंग समाज ने कर दी है कि महिलाएं छोटे बाल नहीं रखेंगी, बड़े ही रखेंगी, पुरुष छोटे ही बाल रखें। इस तरह की जो रोल टाइपिंग है उसको यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है, मॉडल किया जा रहा है। ये मेरे अनुसार ज्यादा बेहतर आंसर है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज गड़बड़ है जो बी ऑप्शन है, इसलिए बी के साथ नहीं जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि फ्लेक्सिबिलिटी को, स्टीरियोटाइप में फ्लेक्सिबिलिटी कैसी, डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। या तो चैलेंजिंग लिखा होता तब हम बी के साथ जाते। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। फिजिकल ट्रेट्स ऑफ कलर्स ऑफ आई एंड हेयर। ये मैंने लास्ट जो एनालिसिस किया था उसमें बताया था कि यदि आंखों का रंग, बालों का प्रकार, बॉडी टाइप ये सब आए तो ये हेरिडेटरी होता है, इनहेरिटेड ज्यादा होता है बजाय कि एनवायरमेंट से प्रभावित होने के। भाई एनवायरमेंट से भी प्रभावित है हर चीज और हेरिडिटी से भी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित हैं। तो जब बात होती है आपके आंखों के रंग की, आपके बॉडी टाइप की, आपके बालों के टाइप की, जैसे किसी के मम्मी पापा या किसी का एक बाल जो है वो घुंघराले हैं तो उस बच्चे के भी कर्ली हेयर है, क्यों? क्योंकि पापा पे गए या मम्मी पे, तो वो जेनेटिक्स से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो आपका बाल है यानी हेयर। या फिर अगर हम बात करें आंखों का रंग या आंखें, कई बार आप देखते हो मम्मी पापा जैसी दिखती हैं, या आपका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप, ये सब हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित हैं। और जैसे आपका न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, ये सब एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं ये जो ट्रेट्स हैं ये इनहेरिटेड होते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट गिवन बाय, समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया था? फटाफट से आंसर करो, अच्छा क्वेश्चन है। लाइक शेयर करते रहो। भूल गए हो कि 2 दिन में लाइक शेयर करना, के लाइक शेयर भी होता था यहाँ पे है। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं किसकी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की, तो ये आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर आएगा लेव वाइगॉस्की। अगर यहां लिखा होता स्कैफोल्डिंग किसने दिया, तब ब्रूनर आ जाता, क्योंकि वाइगॉस्की ने यूज जरूर किया इसको, स्कैफोल्डिंग को या मचान को, बट दिया किसने था? दिया था ब्रूनर ने, जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, स्कैफोल्डिंग अगर पूछेगा तो आप ब्रूनर लगाएंगे, लेकिन अगर पूछ ले किसकी थियरी से संबंधित है तब आंसर आपका वाइगॉस्की हो जाएगा। लेकिन पूछे स्कैफोल्डिंग को किसने इजाद किया था, जैसे यहां पे पूछा है कि ये ZPD दिया किसने है, तो वाइगॉस्की है। अगर स्कैफोल्डिंग दिया किसने है तो ब्रूनर होगा, यूज किसने किया है तो वाइगॉस्की ने किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ अ चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन एन एक्टिविटी बट इज नॉट इन्वॉल्व मच देन चाइल्ड विल फील, यानी कि किसी गतिविधि में रुचि तो रखता है बट इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा ज्यादा, तो क्या होगा? इससे शेम क्रिएट होगी। ठीक है, इंटरेस्टेड तो है, मतलब मान लो डांस तो करना चाहते हो आप बट कर नहीं रहे हो, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। जैसे थोड़ा बहुत तो इंसान कर ही लेता है बट कई बार शर्म की वजह से नहीं करता। आप इंटरेस्टेड हो उस एक्टिविटी में बट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, तो इससे शेम क्रिएट होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंस समझिएगा पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। विच एनिमल कैन मूव ईयर्स टू लिसन डिफरेंट साउंड्स। ये EVS का क्वेश्चन है कि कौन सा वो एनिमल है जो अपने कानों को मूव कर सकता है डिफरेंट साउंड्स को सुनने के लिए। तो ये टाइगर है और ये डिफरेंशिएट भी कर लेता है पत्तियों के खड़कने की आवाज को और किसी जानवर के चलने की आवाज को, है ना। ये बहुत ही ज्यादा अलर्ट जानवर कहेंगे इसको। ये टाइगर का चैप्टर अगर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कैरल ग्लीगन प्राइमरीली क्रिटिसाइज्ड कोहलबर्ग्स थ्योरी फॉर। अब ये जो क्वेश्चन है इन्होंने, मुझे लगता है ऑप्शन या तो आप लोगों ने मुझे ठीक से नहीं भेजा है। कैरल ग्लीगन ने जो क्रिटिसाइज किया है वो मेनली किया है कि एक जेंडर बायस थ्योरी है, मेल सैंपल्स को ही लिया गया, फीमेल पर्सपेक्टिव को या फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव को इग्नोर किया गया। तो मुझे लगता है कि इसके आगे कुछ और लिखा होना चाहिए था। आंसर यही सही है बाकी सबको पढ़ते हुए, ठीक है। बाकी जो क्लोज ऑप्शन लग रहा है वो मुझे यही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। लॉन्गिट्यूडिनल डेवलपमेंट इन चाइल्ड मीन्स, यानी बच्चे में अनुधैर्य बोल लीजिए इसको आप, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत विकास, ये मैंने कितनी बार बताया, इवन आपको मैराथन जो अभी हुई थी, लंबवत विकास की यदि हम बात करते हैं तो ये सेफेलोकॉर्डल कहलाता है। क्यों लंबवत? कैसे? क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, हेड टू टो जाएगा, इसलिए लंबवत कहते हैं इसको। हेड टू टो जाएगा, सर से पैर के अंगूठे तक। पहले बच्चा सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन संभालना सीखेगा, फिर ये बीच वाला पार्ट, फिर धड़ संभालना सीखेगा, फिर पैर
प्रॉपर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है सेंटर टू आउटवर्ड, ठीक, केंद्र से बाहर की ओर। यूनिफॉर्मिटी या कॉन्टिन्यूटी का यहाँ कोई पॉइंट है नहीं, तो सेफेलोकॉर्डल इज द राइट आंसर। सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं, सर से पैर तक जाता है विकास, ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, दिशा का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार, हेल्पफुल टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इन स्टूडेंट। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल यानी आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें क्या सही है और क्या गलत, इस बात को ठीक से एनालाइज कर पाए इंसान, बजाय कि सिर्फ मान लेने के। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन से डेवलप होगी बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग, ये पूछा है हमसे, फटाफट बताइएगा एक बार। देखिएगा एक बार, 15th का डी कह रहे हैं आप लोग, रिकॉल बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन, इससे कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी? इससे तो सिर्फ रटना या याद रखना, मेमोरी डेवलप होगी। वन वर्ड में भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, एमसीक्यू में भी कुछ नहीं होता, बस रिकॉग्नाइज करना होता है, ऑप्शन देख करके आंसर को पहचानना होता है, दैट्स इट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉन्टेक्चुअलाइज्ड रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है, इस पे आपको प्रॉपर सोचना पड़ेगा, प्रसंग के अनुसार रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तो डी ऑप्शन इज दी बेस्ट चॉइस ओवर हियर। ये काम आप थोड़ा सा 5 मिनट निकाल के कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा।